Welcome back, the fourth semester students of BSc second year. Now, here we discuss about a new topic, cultivation, production and uses of cereals. And we also discuss about wheat plant. Now, first we started from cultivation, production and uses of cereals. Word cereal is a Roman word used in the honor of goddess Ceres, whom they worshipped as the गॉडेस ऑफ ग्रेन। तो सीरियल वर्ड जिसे हम अनाज कहते हैं आम भाषा में, ये एक रोमन वर्ड है जो वहाँ की एक गॉडेस या देवी सीरी उससे लिया गया है, जिसको हम गॉडेस ऑफ ग्रेन मानते हैं। देन अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर में ही कुछ ऐसा ही डिस्क्रिप्शन मिलता है और वो है अन्नपूर्णा देवी के बारे में। नेक्स्ट, सीरियल्स बिलोंग टू द फैमिली ग्रास फैमिली। जितने भी सीरियल्स हैं वो सब एक जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं उसको हम ग्रास फैमिली या ग्रैमनी या पोएसी के नाम से जानते हैं। तो सीरियल्स को या जो ग्रेन्स देने वाले क्रॉप्स हैं उनको हम जो है ग्रैमनी या पोएसी फैमिली में स्टडी करते हैं, और वो एक तरह की क्या है, ग्रासेस हैं। इनका अगर हम फ्रूट देखें तो फ्रूट क्या है, ग्रैमनी फैमिली का कैरियोप्सिस। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं सब MCQ को ध्यान में रखते हुए डिस्क्राइब किए हैं। सीरियल्स हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है। इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन थोड़ा कम है, लेकिन मिनरल्स भी इसमें सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, और फैट लिटिल और लेस अमाउंट है ना, कि बहुत कम मात्रा में इसमें फैट है। मेन क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं ये, और कुछ अमाउंट में इसमें प्रोटीन भी मिलता है। स्मॉल हार्ड ड्राई सीड ऑफ ग्रास इज कॉल्ड ग्रेन। अगर हम ग्रेन को डिफाइन करना चाहें तो ग्रेन क्या है, ये स्मॉल है, हार्ड है, ड्राई सीड हैं, और किसके हैं, ग्रासेस के, क्योंकि ग्रैमनी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, ग्रास कहलाते हैं। अब फ्रूट जो है इसका ग्रैमनी फैमिली का क्या है, कैरियोप्सिस। तो अगर हम कैरियोप्सिस को डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या है कैरियोप्सिस, स्पेशल टाइप ऑफ ड्राई 1 सीडेड फ्रूट। तो ये स्पेशल टाइप का है, ड्राई है एक तो इसमें, और क्या है 1 सीडेड फ्रूट, कि एक सीड है, यानी कि ये सिंगल ओव्यूल वाली फैमिली से डेवलप है, कि जहाँ पर ओव्यूल का नंबर 1 होगा उस तरह की ओवरी से ये डेवलप होगा। ऐसे फ्रूट्स जो है एकीन के अंतर्गत आते हैं, इन विच ओवरी वॉल इज फ्यूज्ड विद द सीड कोट। ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कि इसमें ओवरी वॉल जो है सीड कोट से आकर जुड़ जाती है, इसलिए इसके ग्रेन को हम फ्रूट भी कहते हैं, और ये फ्रूट क्या कहलाता है, कैरियोप्सिस, जिसे आम भाषा में हम ग्रेन या सीड कह रहे हैं, गेहूं का दाना या राइस कह रहे हैं, वो वास्तव में क्या है, वीट ग्रेन ना होके बल्कि वो क्या है, वीट का फ्रूट है, क्योंकि जिसकी ओवरी वॉल फ्यूज्ड विद द सीड कोट, इस कारण कि उसकी फ्रूट और सीड लगभग सेम थिंग को डिनोट करते हैं। अगर हम देखें कैरियोप्सिस, ये भी कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं, प्रोसेस्ड ग्रेन और अनप्रोसेस्ड ग्रेन। प्रोसेस्ड ग्रेन उसमें कहेंगे ब्रान एंड द जर्म पार्ट ऑफ द ग्रेन इज रिमूव्ड, कि इसका छिलका वगैरह उतार दिया जाता है, इसके छिलके को हम ब्रान कहते हैं, जिससे जो है एक तरह का ऑयल भी फॉर्मेशन किया जाता है, ऑयल को बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं राइस ब्रान ऑयल। जो है फॉर्चून वगैरह कंपनी इसी नाम से ऑयल को मार्केट में उतारती है, राइस ब्रान ऑयल। वो जो राइस का जो छिलका है उसी से बनता है। एंड द जर्म पार्ट ऑफ द ग्रेन, और इस प्रोसेस में उसका जो है जर्म पार्ट भी रिमूव हो जाता है, एग्जाम्पल राइस ही है। अनप्रोसेस्ड ग्रेन, अनप्रोसेस्ड ग्रेन में जो है ये ब्रान वगैरह को हटाया नहीं जाता। अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर है मिलेट्स। इंडिया में इस ईयर को जो है मोदी गवर्नमेंट ने जो है मिलेट ईयर के रूप में जो है डिफाइन किया है, कि मिलेट ईयर इसको डिक्लेयर किया है। तो व्हाट इज मिलेट, मिलेट क्या है, तो मिलेट्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो मिलेट्स के बारे में क्या है, लार्ज इन नंबर, ये जो है बड़ी संख्या में होंगे, स्मॉलर इन साइज एंड ग्रेन्ड सीरियल, कि इस ऐसे सीरियल जिसमें ग्रेन का साइज स्मॉल होगा और ये बड़ी संख्या में का बनते हैं, ऐसे इसी को हम जो है मिलेट्स का नाम देते हैं। तो मिलेट्स जो है एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट ग्रेन है, सीरियल है। एग्जाम्पल
मोस्टली टॉपिकल ग्रासेस जो हैं वो सब जो हैं मिलेट्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे पर्ल है, इसको हम बाजरा, फॉक्सटेल आम भाषा में कांगनी या काकुम कहते हैं, फिंगर मिलेट्स जिसको हम रागी कहते हैं, और लिटिल मिलेट्स जिसको हम समा के चावल है, राइस जिसको हम फास्ट वगैरह में खाते हैं, वो सब जो है मिलेट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कौन कौन से? पर्ल मिलेट जिसको हम बाजरा के नाम से जानते हैं, फॉक्सटेल मिलेट, कांगनी, ये सब इंडियन मिलेट्स हैं। फिंगर मिलेट्स रागी, लिटिल मिलेट्स जिसको हम जो है जिसको हम फास्ट वगैरह में यूज़ करते हैं, ये सब जो है मिलेट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? पर्ल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, फिंगर मिलेट, लिटिल मिलेट्स। लोकल भाषा में कहें बाजरा, कांगनी या काकुम, रागी और समा। इनमें क्या है? रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फैट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है और फैट वगैरह ये जो है लेस अमाउंट में रहेंगे। लेस फैट, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब भी इसमें पाए जाएंगे। नीड लो रेनफॉल, मिलेट्स वगैरह की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा इनको केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी से ग्रो कर जाते हैं, पुअर सॉइल में भी आसानी से ग्रो कर जाते हैं। हाईली रेसिस्टेंट टू ड्रॉट, अगर ड्रॉट कंडीशन है, पानी की कमी है, तो वो भी वहाँ पर भी आसानी से ग्रो कर जाते हैं। ईजी टू डाइजेस्ट, गिव्स गुड इकोनॉमिक वैल्यू नाउ ए डेज। किसी समय में मिलेट्स की इंपॉर्टेंस कम थी, वीट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है लोग वीट में एक नेगेटिव पॉइंट है कि उसमें ग्लूटेन होता है, कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो इन सब को देखते हुए मिलेट्स की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान गया है और इसको एक अच्छी फूड क्रॉप के रूप में जाना जाने लगा। सॉर्गम, कुछ साइंटिस्ट सॉर्गम यानी कि ज्वार, इसको भी जो है मिलेट्स के अंतर्गत रखते हैं, जिसको हम ग्रेट मिलेट्स के रूप में भी जान सकते हैं। देन टैक्सोनॉमिक करेक्टर ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स के टैक्सोनॉमिक करेक्टर क्या होंगे? वही ग्रैमनी फैमिली वाले होंगे। इसमें टिलर्स पाए जाएंगे। टिलर्स किसको कहते हैं? जो शूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट, की प्लांट के बेस से जो शूट निकल आते हैं। मान लीजिए अगर आपने ग्रैमनी फैमिली को लास्ट सेमेस्टर में अच्छे से स्टडी किया होगा, तो इसमें जो है रूट सिस्टम जो पाया जाता है, उसके रूट से पास से कुछ ब्रांचेस निकल आती हैं, ये सब जो है टिलर्स के अंतर्गत आती हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या मिलता है? शैलो फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है। टिलर प्रेजेंट एक्सेप्ट सॉर्गम, कि सॉर्गम को छोड़कर सभी में जो है टिलर्स पाए जाते हैं। टिलर्स यही ब्रांचेस वगैरह टिलर्स में इंक्लूडिंग हो जाती हैं। स्टेम इसका फिस्टुलर है यानी कि अंदर से खोखला है। प्राइमरी रूट्स डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, कि रेडिकल से जो रूट्स डेवलप होती है उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट। वो जल्दी ही कैसे हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है या शॉर्ट लिव्ड है, डैमेज हो जाती है, और उसकी जगह पर कौन सा रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है? फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इनमें डेवलप हो जाता है। तो फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट जो स्टेम से ओरिजिनेट हुई है, स्टेम से निकली है, स्टेम के नोड से निकली हैं, उसी के पास से टिलर्स वगैरह भी निकल आते हैं। देन एक और करेक्टर इसमें पाया जाता है कुल्म। कुल्म भी जो है एरियल स्टेम को, उस जिसमें ब्रांचेस आ जाती हैं, तो इसमें ईयर को छोड़कर बाकी जितना भी पार्ट्स है वो सब जो है कुल्म कहलाता है। मोस्टली एंक्लोज विद इन द शीथिंग लीफ बेस। अगर हम इसको देखें तो इसमें मेन जो है स्टेम का पार्ट आता है। आपने देखा होगा कि शुगर केन है या वीट प्लांट है, उसकी जो लीफ होती है, यहाँ से सपोज ये नोड से निकली है तो कुछ स्टेम के कुछ पार्ट को कवर किए रहती है और उसके बाद फिर वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में लग जाती है, इस तरह से स्प्रेड होती है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये मिलकर जो है एक लीफ बनाता है, इसको हम लीफ शीथ कहते हैं, और ये जो है बाहर का एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का। तो कुल्म क्या होगा? कुल्म स्टेम का ही एक पार्ट है, मोस्टली एनक्लोज विद इन द शीथिंग ऑफ लीफ, यानी कि ये वाला पार्ट स्टेम का जो लीफ शीथ से कवर्ड है उसी को हम जो है कुल्म का नाम देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लीजिए यहाँ के नोड से निकला है तो अपर वाले नोड तक ये जो है पूरा इंटरनोडल वाला एरिया, नोड वाला एरिया, इन सबको भी कवर कर ले, या ऐसा भी हो सकता है कि नोड इससे फ्री हो और कुछ इंटरनोडल एरिया को ये कवर किए रहे। लिग्यूल्स लिग्यूल इज अ करेक्टर ऑफ स्टिक ऑफ लीफ। लीफ पर जो है लिग्यूल्स पाए जाते हैं। और लिग्यूल्स कहाँ पर मिलेंगे? मान लीजिए सपोज ये स्टेम है और यहाँ से इसको कवर किए हुए लीफ शीट थी और इस तरह से एक्सपेंड हुआ, तो यहाँ का जो जंक्शन है इस पर आउटग्रोथ
पाई जाती है इस जंक्शन पर, इसी को हम जो है यहाँ पर हमें लिग्यूल्स मिलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या है इसका, अगर हम देखें तो इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट कहलाता है और फ्रूट इसका कैरियोप्सिस है। तो जो वीट फैमिली के सारे करैक्टर जो हैं इसमें आसानी से दिखाई देंगे। स्पाइकलेट, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट कैरियोप्सिस, प्रेजेंस ऑफ लिग्यूल, कुल्म, टिलर्स, तो ये सब जो है किसके करैक्टर्स हैं, ये सब जो है पोएसी या ग्रेमनी फैमिली के करैक्टर्स हैं जो हमें मिलेट्स में या सीरियल क्रॉप्स में आसानी से दिखाई दे जाएंगे। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है दे रखा है व्हीट प्लांट। तो व्हीट प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चीफ सीरियल क्रॉप, ये जो है क्या है, वर्ल्ड की चीफ सीरियल क्रॉप है और यूएसए इज द लार्जेस्ट व्हीट ग्रोइंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कि यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है व्हीट का लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है जो व्हीट को ग्रो करता है। फैमिली ग्रामनी या पोएसी। सेकेंड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, ये जो है वर्ल्ड की सेकेंड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, किसके बाद, राइस के बाद। फर्स्ट नंबर पे राइस है, राइस जो है वर्ल्ड की नंबर 1 फूड क्रॉप है, सेकंड जो है व्हीट आती है, जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च तो है ही, साथ ही में मैग्नीशियम, मिनरल्स, कॉपर, आयरन, जिंक, ये सब मिनरल्स भी पाए जाते हैं। स्टार्च की मात्रा ज़्यादा रहती है और प्रोटीन का कंटेंट कम पाया जाता है। इसे गिफ्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड भी कहा गया है। मेन व्हीट ग्रोइंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, अमेरिका, यूएसए, ये भी बताया है तो नंबर 1 है। रशिया, कनाडा, इंडिया, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी एक्सेट्रा। अब इंडिया में व्हीट ग्रोइंग एरियाज कौन कौन से, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। यूपी जो है इसमें सबसे ज़्यादा व्हीट ग्रोइंग एरिया है। अगर हम यूपी की बात करें तो ये नंबर 1 पोजीशन पर है इंडिया में, जो है ये सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन करता है। यूपी के बाद जिस स्टेट का नंबर आता है वो एमपी है। ये जो स्टेट के नंबर दे रखे हैं मैंने, ये इनके प्रोडक्शन वाइज नंबर है। सबसे आगे यूपी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे एमपी, थर्ड नंबर पे पंजाब, फोर्थ नंबर पे हरियाणा, फिफ्थ नंबर पे राजस्थान। तो ये जो स्टेट का सीक्वेंस है वो उसके कल्टीवेशन के ऊपर ही है कि कौन स्टेट सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन करता है। तो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन यूपी में होता है व्हीट का। यूपी और एमपी ये 2 ऐसे स्टेट हैं जो इंडिया में टोटल व्हीट प्रोडक्शन का 50% पार्ट अकेले ये दोनों स्टेट बनाते हैं। यूपी इज द मेन व्हीट ग्रोइंग स्टेट, आई गया है, ये बात बताई थी। मॉडर्न व्हीट, अब अगर हम, ये तो व्हीट ग्रोइंग एरियाज के बारे में, अब हम ये देखें कि व्हीट है क्या। व्हीट का जो नेटिव प्लेस है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, ये सब जो है शुरू से ही डिबेट्स का क्वेश्चन रहा है, क्योंकि मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी, इन सब में भी जब खुदाई हुई है वहाँ पर भी हमें व्हीट ग्रेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो इसको हम लगभग 9000 ईयर से भी ज़्यादा पुराना जो है ग्रेन मान सकते हैं। मॉडर्न व्हीट जो आजकल के हमें व्हीट दिखाई देता है वो कैसा है, पॉलीपोलाइडी है। तो मॉडर्न व्हीट जो है एक सिंथेटिक व्हीट है, या ऐसा कह सकते हो कि इसको क्रिएट किया गया है, और ये कैसा है, पॉलीपोलाइडी है। और पॉलीपोलाइड में भी कौन सा है, हेक्सा पॉलीपोलाइडी। किस तरह से मॉडर्न व्हीट बना, ये नेचुरल फर्टिलाइजेशन के उससे बना है, हाइब्रिडाइजेशन से। टिटिकम यूरेटो, इसको हम रेड वाइल्ड एनकॉर्न व्हीट भी कहते हैं। इसके जो उसमें जो जीन्स का मेकअप देखा गया या जीनोम सीक्वेंसिंग की जब स्टडी करी तो इसमें देखा गया कि इसमें अलग टाइप के जीन्स थे। देन एजिलॉप्स स्पेल्टॉइड्स, इसको भी हम जो है प्रोजिनेटर ऑफ व्हीट मान सकते हैं। ये भी एक अननोन स्पीसीज है जिस गॉड ग्रास की। तो आज के टाइम में जिसको हम गॉड ग्रास कहते हैं उससे कुछ अलग हटके इसके जीनोम से थोड़े से देखे गए। कुछ सिमिलरिटीज़ जो है गॉड ग्रास जैसी थी और कुछ इसमें बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स थे थोड़े से। इन दोनों को मिलाने से जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ और फिर जो क्रॉप बनी उसको हम कहते हैं, और बाद में उसमें जो है क्रोमोसोम डबलिंग हुई तो क्या बना, कल्टिवेटेड एमर व्हीट। तो ये जो कल्टिवेटेड एमर व्हीट है, इस एमर व्हीट का जब एग्लोप्स टुसाची है जिसको हम गॉड ग्रास कहते हैं, इससे जब इसका नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन हुआ तब उसके कारण
ये जो है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे हम मॉडर्न व्हीट या ब्रेड व्हीट के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मेशन हुआ। ये सब जो है क्रोमोसोम डबलिंग हुई, क्योंकि इसमें 3 सेट ऑफ जीनोम है, एक ए है, एक बी है, एक डी है। तो ए ट्रिटिकम यूरेटू, बी एगलोप्स स्पेल्टॉइड्स, हम रिलेटेड स्पीसीज या अननोन स्पीसीज कह सकते हैं, या गॉड ग्रास की कोई अननोन स्पीसीज है, उसमें उन दोनों को मिलाकर जो है ये एक और कल्टीवर बना। तो इसमें जो ये एमर व्हीट था, एमर व्हीट में देखा गया कि इसमें भी सारे जो जीनोम है वो एक सेट के नहीं है, बल्कि इसमें 2 सेट दिखाई दिए, यानी कि 2 इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के हाइब्रिडाइजेशन से जो है इसका एमर व्हीट का फॉर्मेशन हुआ। और जब इसका क्रॉसिंग या इसका नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन एगिलोप्स टुसाइटी से हुआ, तब जाके ये जो है इस तरह का मॉडर्न ट्रिटिकम एस्टिवम व्हीट डेवलप हुआ। तो ये सब नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट हैं, जिसके कारण इवोल्यूशन ऑफ हेक्सापोलॉइड या व्हीट का फॉर्मेशन हुआ। ये सब नेचुरली इवोल्व्ड व्हीट की वैरायटी है। अब हम नेटिव प्लेस की बात करें, पहले भी बताया था कि नेटिव प्लेस ऑफ व्हीट इज़ वेरी डाउटफुल। मे बी वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया को जो है हम इसका जो है नेटिव प्लेस मानते हैं। इट कल्टिवेट फॉर एटलीस्ट 6000 ईयर, 6000 साल से भी ज़्यादा, हो सकता है 9000 ईयर से भी ज़्यादा सालों से ये जो है इंडिया में ग्रो कर रहा है। एविडेंसेस सजेस्टेड दैट इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेडिटेरियन एरिया, की एविडेंसेस से पता चलता है कि ये जो है मेडिटेरियन एरिया में जो है ओरिजिनेट हुआ। वीट ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स, वीट को हम जो है किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स भी कहते हैं। 8 और मोर देन 8, मोर देन 9 आप कह सकते हो, 9 और अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में 29 स्पीसीज के करीब मॉडर्न वीट की, मॉडर्न वीट नहीं कहेंगे बल्कि मोर देन 9 स्पीसीज ऑफ वीट नोन है, जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट वीट वैरायटी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। फर्स्ट इज ट्रिटिकम एस्टिवम, मोस्टली कल्टिवेटेड इन इंडिया, इंडिया में इसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम सॉफ्ट वीट भी कहते हैं। इसका एक और नाम है ब्रेड वीट या चपाती वीट। तो इंडिया में जो वीट ग्रेन यूज़ किया जाता है जिससे रोटी बनाई जाती है, वो कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। ये कहाँ से? केम फ्रॉम मैक्सिको, मैक्सिको से आई हुई वेराइटी थी, सो ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, इसलिए हम इसे मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भी कहते हैं। ऐसा भी माना जाता है आर्यन इंट्रोड्यूस इन इंडिया, आर्यन ने सबसे पहले इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया। ये नेचर वाइज क्या है? हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड होने के कारण इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है? 42, यानी 2n इज इक्वल टू 6x। 6x मीन्स क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 42, या ऐसे कह दो AA, BB और DD। ये इसका जो है ट्रिप्लॉइड फॉर्म में जो है इसका जेनेटिक जीन सीक्वेंस है। देन अदर वेराइटी क्या है? ट्रिटिकम वुल्गैरी, इसको हम पोलार्ड वीट और इंग्लिश वीट भी कहते हैं। कल्टिवेट इन अमेरिका, इंग्लैंड। ये भी एक हेक्सापोलॉइड है, यूज्ड फॉर जर्म ऑयल, जर्म ऑयल फॉर्मेशन में ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिटिकम ड्यूरम, कल्टिवेटेड इन 12% एरिया ऑफ द टोटल लैंड इन इंडिया, कि इंडिया में जो है ज़्यादातर एरिया में तो लगभग 80% जो है वीट का कल्टीवेशन जो है ट्रिटिकम एस्टिवम से होता है, और कुछ मात्रा में कुछ एरिया में इंडिया में ये जो है ट्रिटिकम ड्यूरम वीट का कल्टीवेशन भी किया जाता है। इसका फॉर्मेशन दलिया, रवा या सेमोलिना या मैक्रोनी फॉर्मेशन में करते हैं। तो ट्रिटिकम ड्यूरम को एक नाम और दिया गया है मैक्रोनी वीट, कि इसको हम जो है मैक्रोनी वीट के नाम से भी जानते हैं। ये कैसा है? टेट्रापोलॉइड है, ये हेक्सापोलॉइड नहीं है। ड्यूरम वीट जो है इसको हम ड्यूरम वीट भी कहते हैं आम भाषा में। तो ये जो है टेट्राप्लॉइड वीट है। पंजाब, मिडिल इंडिया, इन सब में इसका कल्टीवेशन बहुत अधिक किया जाता है। इसको हम हार्ड वीट कह सकते हैं, जैसे हम ट्रिटिकम एस्टिवम को सॉफ्ट वीट कहते हैं कि इससे बनाई हुई जो रोटी है, ब्रेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। वैसे ही ट्रिटिकम ड्यूरम जो है वो एक हार्ड वीट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज ट्रिटिकम डिकोकम, ऑल्सो कॉल्ड एमर वीट। ये जो है डायबिटिक वीट के नाम से भी जाना जाता है। डायबिटिक जो पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा वीट है। कल्टिवेटेड ओनली 1%, तो इसका इंडिया में बहुत कम प्रोडक्शन होता है, केवल 1% जो है इंडिया में इसका प्रोडक्शन है। यूज इन मेकिंग उपमा, उपमा फॉर्मेशन में इसको यूज़ करते हैं, और ज़्यादा साउथ इंडिया, मेनली कर्नाटका में इसका बहुत अधिक यूज़ किया जाता है। ये भी एक टेट्रापोलॉइड वीट है। देन नेक्स्ट है ट्रिटिकम मोनोकोकम।
इसको हम एनकॉर्न वीट भी कहते हैं। कल्टीवेटेड इन स्पेन, स्पेन में कल्टीवेट हुआ था, डिप्लॉयड कंडीशन में मिलता है और ये भी जो है वीट का प्रोजिनेटर है, या जो मॉडर्न वीट है उसका क्या है, पूर्वज है, प्रोजिनेटर कहलाएगा। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ये भी इंडियन ड्वार्फ वीट कहलाती है, इसको हम मिनी वीट भी कहते हैं। ये भी डिप्लॉयड कंडीशन में मिलती है और एंशिएंट वीट के रूप में भी ये भी जो है जानी जाती है, या ये भी वीट प्रोजिनेटर है। तो इसमें लगभग जो है आपको 6 स्पीसीज बताए, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम वुल्गैरी, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। तो इस तरह से ये 6 वेराइटी जो हैं वीट की बताई गई हैं, जिसमें ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम, ये जो है इंडिया में इन 3 का ही कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट इज ट्रिटिकम स्पेल्टा, एक और वैरायटी है ट्रिटिकम स्पेल्टा, इसको हम स्पेल्टा वीट भी कहते हैं। ये भी कल्टीवेटेड इन यूएसए में इसका कल्टीवेशन किया जाता है और इसको हम सब स्पीसीज ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम भी मानते हैं। तो इसका पूरा नाम ट्रिटिकम एस्टिवम स्पेल्टा, स्पेल्टा अपने आप में कुछ नहीं है, एस्टिवम की ही एक सब स्पीसीज है। इसके अलावा ट्रिटिकम पोलोनिकम एक और वीट वैरायटी है, जिसको हम पॉलिश वीट भी कहते हैं, कल्टीवेटेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इसका कल्टीवेशन हुआ, स्प्रिंग वीट के रूप में जानी जाती है और ये भी एक जो है टेट्रापोलॉइड है। ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, इसको हम क्लब वीट भी कहते हैं। इसका जो ईयर है या इसकी जो बाली है बहुत ही शॉर्ट होती है, इस साइज में स्मॉल है और इसका जो रैकिस है वो भी स्मॉल साइज का है। कल्टीवेट इन एबेसिनिया, एबेसिनिया में इसका कल्टीवेशन देखा गया। तो इस तरह से ये 8 या 9 लगभग कॉमन जो हैं वीट वेराइटीज़ इसमें मैंने बताई हैं, जो मेन है, जो इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जानी जाती हैं अपनी वीट प्रोडक्शन के लिए। वीट इज़ ए क्रॉप ऑफ कोल्ड क्लाइमेट और रबी क्रॉप। अगर हम वीट को देखें तो ये कैसी है, एक रबी क्रॉप के रूप में जानी जाती है, कोल्ड क्लाइमेट की क्रॉप है, एक एनुअल क्रॉप है, यानी कि एक साल में ही ये जो है अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेती है। इसे हम सीजनल क्रॉप भी कह सकते हैं, एक सीजन पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करती है, विंटर सीजन में, और इसका जो लगभग 120 डेज में इसका जो है पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। करेक्टर अगर हम देखें तो स्टेम फिस्टुलर बट नोड आर सॉलिड, की स्टेम जो अंदर से खोखला है लेकिन नोड जो है सॉलिड है। ब्रांचिंग प्रोड्यूस बाय वीट, जो ब्रांचिंग प्रोड्यूस होती है उसको हम टिलर्स कहते हैं, पहले भी आ चुका है, ग्रेमनी फैमिली के करेक्टर हैं। मोस्टली इंटरनोड्स आर 6 इन नंबर। अगर हम पूरा प्लांट देखें जो भी वीट वैरायटी है उसमें इंटरनोड की संख्या लगभग 6 होती है और 6 नंबर पर ही उनमें जो है इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट हो जाता है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको आम भाषा में ईयर या बाली कहते हैं, जैसे गेहूं की बाली, इसको हम हेड या स्पाइक के नाम से भी जानते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, इसी को आम भाषा में ईयर कहते हैं। इसमें क्या है, विद एंडोस्पर्मिक सीड, इसमें एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है, ऐसा सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म है। 15 से 20 स्पाइकलेट बोर्न ऑन रैचिस, जिस मेन एक्सिस से ये जो है ये ईयर लगी रहता है या इसका प्लांट का एक स्पाइकलेट लगा है, इस मेन एक्सिस को हम जो है रैचिस का नाम देते हैं। ये सब जो है और इस पर जो है जिगजैग मैनर में ये जो है स्पाइकलेट्स लगे हैं। तो ये सारा डिटेल ग्रेमनी फैमिली का थोड़ा सा आपको बॉटनिकल कैरेक्टर या टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर की स्टडी करनी होगी, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सीड सोइंग टाइम अक्टूबर से नवंबर है, हार्वेस्टिंग टाइम मई टू जून है। हैवी लोम सॉइल इसके लिए बेस्ट है, लोमी सॉइल जो है इसके लिए बेस्ट रिजल्ट है देती है। फॉर दिस सिल्ट, और लोमी सॉइल में क्या होगा, कुछ मात्रा में सिल्ट होगा और सैंडी लोम रहता है। एलोवियल सॉइल, अगर हम यूपी के आसपास का एरिया देखें तो यूपी में क्या है, एलोवियल सॉइल मिलती है, ये जो है इंडो गैंगेटिक एरिया की है, तो इसके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है क्योंकि ये एक तरह की लोम सॉइल है। सॉइल में मॉइस्चर का कंटेंट जो है 50 to 70% होना चाहिए, जिस पर ये अच्छे रिजल्ट देती है। एनपीके फर्टिलाइजर
इस क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है, जिसमें नाइट्रोजन की अमाउंट 6 to 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, P2O5 फॉस्फोरस के रूप में है 30 to 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जिसको हम पोटाश भी कहते हैं, और पोटाश जो है K2O जिसका 20 to 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के रूप में लिया जाता है। तो मेन कंटेंट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 50% और फॉस्फोरस और पोटाश 50-50%, यानी कि ये लगभग 1/4 और ये लगभग 1/4। इस तरह से मात्रा में इनको मिला के एनपीके फर्टिलाइज़र को हम जो है फील्ड में यूज़ करते हैं। देन सोइंग बिहाइंड प्लोइंग, बाकी सारे करेक्टर वीट का कैसे सोइंग करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उगाते हैं, ये सब बहुत कॉमन है। वो जो जनरल बातें हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल किया है। सोइंग बिहाइंड प्लो, तो इसमें जो है केरा कि सोइंग का तरीका क्या है, प्लोइंग के समय हम कैसे करते हैं, एक मेथड है केरा में क्या करते हैं, सीड्स आर पुट बाय हैंड इन द फरो, कि प्लोइंग करी है, प्लोइंग करने से फरो बन गई है, उन फरो में हम सीड को जो है हाथ के द्वारा उसमें एक एक करके डाल देंगे, ये जो है केरा मेथड कहलाता है। नेक्स्ट इज पोरा में क्या करते हैं, सीड्स आर पुट इन ए कप लाइक स्ट्रक्चर, कि सीड को हम जो है एक कप लाइक स्ट्रक्चर में डाल देंगे और उस कप से एक पाइप जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पर हमने सीड डाल दिए हैं और यहाँ से ये पाइप जुड़ा है, एक एक करके सीड जो है आराम से वो जो फरो है उसमें डलते चले जाते हैं पाइप के थ्रू, इसको हम पोरा मेथड कहते हैं। एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है डिबलर। क्या होता है डिबलर इज एन इक्विपमेंट विच इज क्वाइंड इन शेप, जो है कोनिकल शेप में होता है। इन नंबर ऑफ सीड पुट इन ए डिबलर, कि इसमें बहुत सारे सीड रख दिए जाते हैं, एंड इट इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग द सोइंग डेप्थ, की गहराई में जो सोइंग की प्रोसेस है इसको वो मेंटेन रखता है। सीड सोइंग करने से पहले उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरी है, तो ट्रीटमेंट करने के 2 तरीके इसमें बताए गए हैं। इसमें एक फर्स्ट है थायरम और कार्बाडिजोम मेथड, तो ये दोनों एक केमिकल हैं, तो हम सीड का ट्रीटमेंट जो है उसको बोने से पहले इन दोनों केमिकल से कर सकते हैं, जिसके कारण उसके अंदर फंगस या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है तो वो डैमेज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कल्चर ट्रीटमेंट भी, जिसको हम पीएसबी ट्रीटमेंट कहते हैं, इसका उपयोग भी इस काम के लिए कर सकते हैं, या सीड ट्रीटमेंट के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम सीड की सोइंग करते हैं तो वीड तो ग्रोथ करता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, वीड जो खरपतवार है वो भी फील्ड में ग्रोथ कर जाती है। तो इसके लिए आइसोप्रोटिरोन और सल्फोसल्फिरोन, ये दोनों वीड कंट्रोल हैं केमिकल्स हैं, जिसका इस्तेमाल हम जो है फील्ड में कर सकते हैं, और ये दोनों जो है मोनोकॉट वीड जो होता है उसको कंट्रोल करने के काम करते हैं। क्योंकि कोई भी वीडिसाइड हमें यूज़ करना है तो मोस्टली हमें मोनोकॉट्स के बीच में डाइकॉट को वीड को रिमूव करना आसान होता है, लेकिन मोनोकॉट्स के बीच में मोनोकॉट को ही रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है, तो मोनोकॉट वीड के रूप में हम इन दोनों केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। नाउ सम इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ वीट। फर्स्ट इज लार्मा रोजो। लार्मा रोजा इज ए सेमी ड्राफ्ट मैक्सिकन वेराइटी से डेवलप है, और ये जो वेराइटी है ये रस्ट रेसिस्टेंट है। तो रस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी में लार्मा रोजा का नाम मेन है। देन सोनारा 64, ये भी ड्वार्फ मैक्सिकन वेराइटी है, और ये लार्मा रोजा तो सेमी ड्वार्फ मैक्सिकन वेराइटी है, तो इसमें तो 1 जीन ही जो है ड्राफ्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि सोनारा 64 ये इससे भी ड्वार्फ मैक्सिकन वेराइटी है, तो ये इसमें जो है 2 और 3 जीन जो हैं वो इसकी ड्राफ्टनेस को कंट्रोल करते हैं। ये भी जो है एक रस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी है। सरबती सोनारा 64 से ये डेवलप की गई है। सोनारा 64 पर जब हम गामा रेज का ट्रीटमेंट करते हैं तो तब जो है ये इस तरह की वैरायटी का या शरबती सोनारा का फॉर्मेशन हुआ है। तो सोनारा 64 से शरबती सोनारा को डेवलप किया गया है, और सोनारा सीड पर जब हमने गामा रेज का ट्रीटमेंट दिया तो जिसके कारण ग्रेन का कलर बदल गया, क्योंकि ये दोनों जो वैरायटी थी इसमें जो ग्रेन का साइज था वो ग्रेन का कलर रेड था, इसमें भी ग्रेन का कलर रेड था, लेकिन यहाँ पर ग्रेन का कलर कैसा हो गया, अंबर हो गया, गोल्डन सा हो गया। देन
227 ये डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी थी। कलर इसके भी सीड का अंबर था और इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट थी। बट ये जो है कुछ डिजीज़ के लिए बाद में जो है ससेप्टेबल होती चली गई। इसमें जो डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो जो है इसमें ग्रोथ करने लगी। सोना 227 कल्याण सोना भी बोल सकते हैं। इसमें भी ग्रीन कलर अंबर था और इसे IARI तथा पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मिलकर डेवलप किया था। ये भी जो है बाद में ससेप्टेबल हो गई, लेकिन इसकी जो येल्ड है वो गुड है, गुड येल्ड वैरायटी है। तो अगर हम इसको जो है मॉइस्चर से फ्री रखते हैं तो उस कंडीशन में ये दोनों वैरायटी भी अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो कल्याण एंड सोना या कल्याण सोना वैरायटी जो है बहुत एक अच्छी वैरायटी है जो गुड रिजल्ट देती है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ट्रिटिकेल के बारे में। ट्रिटिकेल इज़ द फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप। तो फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप कौन सी है? ट्रिटिकेल, जिसको ट्रिटिकम तथा राई, ट्रिटिकम टर्जिडियम एक इसकी वैरायटी है और राई यानी सिसेल सीरली, इसकी क्रॉसिंग से या इसके हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया है, जिससे जो है क्या डेवलप हुआ? ट्रिटिकेल, जिसको हम फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप भी कहते हैं। तो MCQ को ध्यान में रखते हुए वीट से रिलेटेड जितना MCQ पॉसिबल था वो मैंने इसमें लिख दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, MS स्वामीनाथन, ये जो एक साइंटिस्ट थे, वाज फादर ऑफ इंडियन वीट। इनको हम इंडियन वीट वैरायटी डेवलप करने के लिए उसका श्रेय था, इसलिए हम इसको फादर ऑफ इंडियन वीट या ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है रेसिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करने के लिए, खासतौर से रस रेसिस्टेंट वैरायटी हैं या डिफरेंट डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी हैं, उनको डेवलप करने में इनका बहुत अधिक रोल रहा। तो MS स्वामीनाथन को हम जो है फादर ऑफ इंडियन वीट या ग्रीन रिवोल्यूशन या फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जो है कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट करैक्टर देखें वीट के, ग्रेन के, तो आउटर लेयर हस्क होती है, एल्यूरिन लेयर प्रोटीन की बनी है और स्टार्ची एंडोस्पर्म। आउटर हस्क, एल्यूरिन लेयर जो कि प्रोटीन से बनी है और स्टार्ची एंडोस्पर्म प्लस एम्ब्रियो, ये सब कंटेंट मिलकर जो है एक ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक ग्रेन में क्या होगा? हस्क होगा, एल्यूरिन लेयर जो उससे चिपकी रहती है एंडोस्पर्म से, एंडोस्पर्म स्टार्ची होगा और साथ ही में क्या मिलेंगे? उसी से जुड़ा हुआ एम्ब्रियो मिलेगा। ये सब मिलकर एक ग्रेन के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है वीट के बारे में है, सीरियल क्रॉप्स के बारे में, कुछ मिलेट्स के बारे में था। तो इस सब को आप स्टडी करिए और कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं। बाकी प्लोइंग, सोइंग और भी हार्वेस्टिंग बहुत ही जनरल बात है, जो लोकल सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं या जो सिटी में भी रहते हैं, तो वीट का कल्टीवेशन उन्होंने देख रखा है। उन सभी पॉइंट्स को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो MCQ को ध्यान में रखते हुए ये सारे पॉइंट्स बनाए हैं। तो बाकी आप अपना बुक से स्टडी करिए और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है या कोई और इससे रिलेटेड चीज़ आपको टॉपिक चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।